हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 15 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल दैट इज क्रैक द वायरस। अभी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। तो कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जब ये टेस्टिंग की गई कोविड-19 के जो डिफरेंट सैम्पल्स को टेस्ट किया गया तो लगभग 61% जो केसेस थे उनमें डबल म्यूटेशन देखा गया। मतलब अलग अलग दो वेरिएंट या दो से ज़्यादा वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 का इन्फेक्शन देखने को मिला। तो ये अपने आप में एक चिंता का कारण भी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीकन जो स्ट्रेन आया था ना वायरस का, उसको तो देखो थोड़ा बहुत वैक्सीनेशन की चलते इतना सक्सेसफुली कंट्रोल करना पॉसिबल हो नहीं पा रहा। पर हाँ, बाकी जो स्ट्रेन्स हैं इस वायरस के वो कंट्रोल में हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल को हम कोविड-19 पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इस आर्टिकल को हम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इस आर्टिकल में आप हेल्थ देखोगे, यहाँ पर हेल्थ प्लस गवर्नेंस बोथ देखेंगे। इसके अलावा ये आइडिया पेज वाला ये आर्टिकल भी हम देखेंगे जिसमें वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि सक्सेसफुली इस कोविड-19 के स्प्रेड से बचा जा सके और वैक्सीनेशन का क्या रोल हो सकता है। 3 की पिलर बताए गए हैं। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इसको भी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो गवर्नेंस हेल्थ दोनों को साथ में, ठीक है। इसके अलावा हम एक आर्टिकल और डिस्कस करेंगे, वो है रेवेन्यू अपटेक कि जो अब की बार सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन से जो रेवेन्यू मिला है वो जितना एस्टिमेट किया गया था उससे ज़्यादा है। तो उसके क्या मायने हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और इसके अलावा ये वाला आर्टिकल एवरीमैन्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर लिखा हुआ ये आर्टिकल है। बट इस आर्टिकल में एक भी ऐसा कंटेंट मुझे नहीं लगा कि जो हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें। बस केवल एक बार पढ़ने के हिसाब से आप देख सकते हो इस आर्टिकल को, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर देखें, इधर ये आर्टिकल है लाइज लव जिहाद एंड स्टैटिस्टिक्स। ये पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स में क्या स्टेटमेंट है क्या नहीं है हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे इधर आप देखोगे हेरिटेज इन ऑन ट्रैक। ये जो इंडियन रेलवेज़ के जितने भी डिफरेंट ब्रिजेज़ हैं उनका कोट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मुझे लगा नहीं कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट दी हुई है कौन से रिवर पे कौन सा ब्रिज है। अब इंडिया में 1,47,523 रेलवे ब्रिजेज़ हैं, उनमें से कौन सा ब्रिज कहाँ पर है और उस ब्रिज की क्या डिज़ाइन है, तो वो मुझे नहीं लगा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। 3 आर्टिकल तो हो गए देखो कोरोना वायरस से रिलेटेड, और एक आर्टिकल हो गया हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड। उन आर्टिकल्स को हम देखेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है क्रैक द वायरस। अभी पुणे बेस्ड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की है, और वो रिपोर्ट है अभी रिसेंट जो सर्च देखने को मिला है कोरोना वायरस इन्फेक्शन का महाराष्ट्र में। तो 61% जो कोविड-19 सैंपल्स जो टेस्ट किए गए थे कलेक्शन के बाद में, उनमें ये पता पड़ा पर्टिकुलरली जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कि उनके इन्फेक्शन डबल म्यूटेट हुए वायरस से हुआ है। और इस लीनिएज को क्लासिफाई किया है B.1.617 लीनिएज। तो आपसे अगर कोई पूछे कि रिसेंटली B.1.617 लीनिएज न्यूज़ में था, ये क्या है, तो ये कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि जीनोम सीक्वेंसिंग जब एक बार कर ली जाती है, जीनोम सीक्वेंसिंग में आप क्या करते हो कि डीएनए की सीक्वेंसिंग को आप कोडिफाई करके, डीएनए की जो कोडिंग होती है उसको आप सीक्वेंस मतलब उसको पूरा का पूरा डेटा बना करके डेटा में स्टोर कर लेते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई भी वेरिएंट अगर नया आ रहा है तो उसका क्या बेस है। तो वायरस इसकी सीक्वेंसिंग आपने कर ली, स्टोर कर लिया, और उसी वायरस का म्यूटेशन होने के बाद में उस नया जो वायरस है वह V1 पुराना वायरस, नया वायरस का जो म्यूटेंट वेरिएंट है उसके डीएनए को आपने कंपेयर कर लिया इसके साथ में जो आपने स्टोर किया था डेटा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आज अगर हम देखें तो जितना बुरा हाल पिछले साल था उसके कंपैरिजन में केसेस तो हमारे अभी बढ़ रहे हैं, बट हमारे पास में एक्सपीरियंस भी तो अवेलेबल है। उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके हम इस सर्ज को रोक भी सकते हैं, और कोशिश भी की जा रही है सरकारों के द्वारा। कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, हमें पता है, जो हर 15 दिन के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो नाइट कर्फ्यूज़ हैं वो इम्पोज़ किए जा रहे हैं। सेंटर ने भी अपनी तरफ से
अनाउंस किए हैं कि कैसे भी करके डिटेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में लाने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र ने भी अपनी तरफ से, महाराष्ट्र सरकार ने भी अभी ये जो नया वायरस का अवतार आया है इसको टैकल करने के लिए अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, सीक्वेंसिंग जो है ना, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये अभी भी कोविड-19 के केवल 1% सैंपल्स का ही सीक्वेंस हो पाया है। अब यूके की बात करो या वर्ल्ड लीडर की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी सीक्वेंसिंग होनी ज़रूरी है। देखो म्यूटेशन है ना, ये वायरस के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। क्विंटेसेंशियल का मतलब वायरस करता ही है। अब म्यूटेशन का मतलब हो गया खुद के डीएनएज में खुद का जो स्ट्रक्चर है, खुद का बिहेवियर है, उसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेना। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी पैथोजन अगर अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, मतलब उसके जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो देखो कहीं ना कहीं कई जगह पे आपके लिए कॉन्सिक्वेंशियल भी हो सकता है, कुछ मुश्किलों का कारण भी बन सकता है, डेडलीस्ट भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घातक बन जाए, और कई बार म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल भी हो जाता है। तो ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग अगर टाइम पे पूरी प्रॉपर की हुई होती है तो वायरस के स्प्रेड को और वायरस का जो अभी बिहेवियर है उसको हम समझ पाएंगे आराम से। तो अभी जैसे जैसे इन्फेक्शंस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन भी बढ़ रहा है। जैसे कि आपने न्यूज़ भी बहुत सारी पढ़ी है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर स्टेट्स में ज़्यादा इन्फेक्शन के केसेज आ रहे हैं वहाँ पर हॉस्पिटल बेड्स हैं वो पूरे फुल होते चले जा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा प्रॉपरली एग्जॉस्ट हो चुका है, कमी पड़ रही है वैक्सीन्स की। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इस जीनोम सीक्वेंसिंग से हम इनको सॉर्ट आउट करने में थोड़ी हेल्प ले पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोविड हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, फैमिली केयर फैसिलिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं मतलब कमियां होती चली जा रही है। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया हुआ होता है ना, तो वो क्या करता है कि कोई भी पैथोजन का मतलब कोई भी बीमारी फैलाने वाले ये जो छोटे मोटे जीव होते हैं, ये वायरस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, तो इनका इन्फेक्शन के बिहेवियर का हमें आइडिया लगे, तो उससे क्या होगा कि नया जो वायरस है, नया कुछ भी म्यूटेशन हो रहा है, तो उसको हम एक तरीके से ट्रीट करने के लिए वैक्सीन में भी चेंजेस ला पाएंगे फिर उस रिसर्च के बेसिस पे। तो अभी ये चीज़ तो क्लियर है कि कोरोना वायरस से अगर हमें वाकई में बचना है तो हमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है इनोक्यूलेशन, दैट मीन्स वैक्सीन ड्राइव। अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो केवल साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है ना, वो कहीं ना कहीं वैक्सीन से बच पा रहा है। मतलब वैक्सीन जो है वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बाकी सारे तो कवर हो पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस गैप को प्लग करने के लिए और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रॉपर वे में अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, आज अगर हम देखें कि जो ज़्यादातर इंडियन जिनके अभी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं अभी भी लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। रही सही में वैक्सीन पोटेंसी की बात भी करेंगे, जो नया वेरिएंट आया है B.1.617, ये एक और फिर से एक चैलेंज आ चुका है कि वैक्सीन क्या इसके सामने सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। तो अभी क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपनाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, जिसमें मास्किंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ट्रैकिंग करना, ट्रेसिंग करना, फिर उसके बाद में उनको प्रॉपर वे में आइसोलेट करके फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ना, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी जो एग्जिजेंसीज, अभी जो ज़रूरतें आ गई हैं वो ये कि कैसे भी करके जो लोगों का फालतू का मूवमेंट है ना उसको रोका जाए, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये अभी अपनी तरफ से अप्लाई भी कर दिया है। और दूसरी तरफ जो बिहेवियर है उसके साथ में साइंस को भी अपनी तरफ से जल्दी अब नए रास्ते निकालने की ज़रूरत है। अब वायरस को देखो ट्रैक करना तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, पर साथ में साइंटिफिकली भी क्लोजली एक तरीके से मॉनिटर करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। आगे कोरोना से रिलेटेड ही चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, बेंडिंग द सेकंड वेव, आर्टिकल लिखा है आनंद कृष्णा ने। देखो कि पिछले साल मतलब जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था उस टाइम मतलब ये तो डर था ही कि सेकंड वेव आएगी, पर इतनी ज़्यादा स्पीड से आएगी या इतनी ज़्यादा मतलब नंबर्स में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं नहीं एक्सेप्टेड था, या फिर हमने नहीं तैयार किया था खुद को कि आने वाले साल पर भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है ना,
जो अति संवेदनशील जनसंख्या, जिसको ज़्यादा परेशानियों का कारण ज़्यादा परेशानियां हो सकती है, या फिर जो बीमार होने के लिए जिनकी बॉडी ज़्यादा इम्यून नहीं है, वो दूसरी तरफ जो कांटेक्ट है, वो फ्रीक्वेंसी उसकी मिक्स कितना है, कितना ज़्यादा मीटिंग हो रही है, कितनी ज़्यादा बातचीत हो रही है, क्लोजनेस कितनी हो रही है। आजकल देखो शादियों में कितनी ज़्यादा गैदरिंग होने लग गई थी बीच में। तो उसी का रिजल्ट ये है कि एक तो नया वेरिएंट वायरस का क्रिएट हो जाना, और दूसरा इतना लार्ज स्केल के ऊपर कोरोना आउटब्रेक फिर से हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो बहुत सारे लोगों ने तो पहले से ही इन्फेक्शन अपने पास में रख रखा था। हुआ क्या था कि अगर मुंबई के फर्स्ट आउटब्रेक की अगर बात करें ना पिछले साल का, तो उसके अंदर जो स्लम्स में जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से फिर बाद में ये केसेस आने शुरू हो गए थे मुंबई में। अब ये जो सेकंड आउटब्रेक अभी देखने को मिल रहा है उसकी वजह बोल रहे हैं कि जो अपार्टमेंट में लोग थे ना, अब उनकी वजह से ये ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, क्योंकि जो कांटेक्ट की फ्रीक्वेंसी थी और क्लोजनेस थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ऐसे में चल के जो आप कहोगे कि असिम्प्टोमेटिक जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग थे, जिनके सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों की वजह से अभी इन्फेक्शन बढ़ गया। तो ऐसे में जब सिम्टम्स नहीं है तो उस इंडिविजुअल को पता भी नहीं रहता है कि मैं कोरोना इन्फेक्टेड हूँ, तो वो खुद को सेपरेट भी नहीं करता। तो ऐसे में वही तो चीज़ थी ना, देखो शुरुआत में जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी तब क्या प्रोविजंस थे, क्या मतलब एक टारगेट था कि कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है या फिर इन्फेक्टेड नहीं भी है तो सब मास्क लगा करके रहो, सब सोशली आइसोलेटेड रहो, या फिर डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी बॉडी तो इम्यून हो, पर जिन लोगों से आप कांटेक्ट कर रहे हो उनकी बॉडी वीक हो, तो ऐसे में तो आपका इन्फेक्शन तो आपके ऊपर इतना असर नहीं करेगा, बट आपका इन्फेक्शन दूसरे को इन्फेक्ट करके उसके लिए डेडलीस्ट साबित हो सकता है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि जो हमारे बिहेवियर हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने अडॉप्ट किए थे, वो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमें क्रॉस प्रोटेक्टिवनेस पे अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो वायरस का नया स्ट्रेन और आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखो डेथ टोल तो है, वो तो कहीं ना कहीं कैसे जैसे करके अभी भी कंट्रोल में है, बट केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो जो ससेप्टेबल लोग हैं, जो लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैक्सीन कवरेज की बात करें तो अभी भी हम सफिशिएंट लेवल तक नहीं पहुंचे, केवल 10 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेशन मिल पाया है, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 8% ही है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव भी अभी बहुत कम है। आज आप देखो मार्केट प्लेसेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे लोग गैदरिंग कर रहे हैं, कुंभ मेले को देखो, इलेक्शन रैलीज को देखो। तो यहाँ पर सरकार ने भी अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है कि सरकार जो है वो अपने खुद के जब मतलब आएंगे ना इलेक्शन की, या फिर कोई कहीं पर भी मास गैदरिंग से कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल गेन हो रहा है तो उसको तो रोक रही नहीं है। बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके फ्रीडम मतलब जो फ्री मूवमेंट है उसके ऊपर कर्फ्यू लगा रही है। जैसे आपने सुना होगा कि CRPC 144 लग रही है कहीं पे। तो इसमें क्या हो जाता है कि लोग एक जगह पे एक साथ एक ग्रुप बना करके इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ये तो हो गई इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करने की, कि भाई इंडिविजुअल क्यों गलती कर रहे हैं जबकि उनको पता है कि कोरोना आउटब्रेक हो रहा है। जबकि अभी जो इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं, इलेक्शन की रैलियां हो रही हैं, कुंभ मेला होना या बड़े बड़े जो भी गैदरिंग्स हो रही है, या फिर अभी बात करें निजामुद्दीन ये जो मरकज़ है इसमें जो मीटिंग होने वाली है, गैदरिंग होने वाली है, तो कहीं पर भी जो गैदरिंग हो रही है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इन गैदरिंग को क्यों अवॉइड नहीं किया जा रहा? तो कम्युनिटी मेंबर्स, इंडिविजुअल्स को तो ये उनकी जिम्मेदारी एहसास कराने के लिए आप उन पे फाइन लगा रहे हो, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती हैं अगर बिहेवियर सही नहीं दिखाई देता। तो देखो ये छोटी सी स्टोरी हमें क्लियर क्या करती है कि सरकार ने तो देखो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो क्या करते हैं, कैमरे के सामने आते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आ जाते हैं, अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे देते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हो या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हेल्थ मिनिस्टर हो, कोई भी हो या सेक्रेटरीज हो, वो क्या करेंगे, आ जाते हैं सामने और फिर उसके बाद में अपने स्टेटमेंट दे करके वापस चले जाते हैं। तो भाई इससे तो बोरिंग काम हो गया, लोगों के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन का मेथड है ना उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि भाई आप अपनी खुद की भी देखभाल रखो तो साथ में अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखो। तो एक इसी तरीके का कैंपेन चलाने की ज़रूरत है।
जो कि मल्टीमीडिया चैनल्स के थ्रू चलाया जा सकता है, या जो मैसेजिंग है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव मैनर में काम करे, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आए कैमरे के सामने स्पीच दे दिया और बाद में लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि लोग उनको मानेंगे, क्योंकि लोग पिछले 1 साल से यही सुन रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है कि क्रिएटिव लोग आगे आएँ और अपनी तरफ से क्रिएटिव मैनर में लोगों को एक मैसेज कैंपेन कंटिन्यूस मैनर में अवेल कराएं। इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कोविड-19 के स्प्रेड को हम रोक पाएंगे। ये तो हमें पता ही है कि टेस्ट करो, ट्रेस करो और ट्रीट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखो पिछली बार की जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई थी ना फर्स्ट वेव के टाइम पे, वो तो चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है कैसे भी करके हो गया जल्दबाजी के अंदर, पर इसका अगर रिपीटेशन होगा ना तो वो अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी सरकार को भी जगना चाहिए, तब जाके इंडिविजुअल्स फिर बाद में ऑटोमेटिकली वही काम कर पाएंगे जो सरकार चाहती है या फिर जो कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल दैट इज स्केल इट अप रोल इट आउट। आर्टिकल लिखा है निर्मल कुमार गांगुली ने। देखो कि अभी वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से 45 साल या उससे ज़्यादा साल के जो लोग हैं उनको बिल्कुल अलाउ कर दिया गया है कि आप जाओ और वैक्सीनेशन लो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर और ज़्यादा ब्रॉड बेस क्रिएट करने के लिए अब एक अपॉर्चुनिटी है और यही कहीं ना कहीं मौका भी मतलब एक तरीके से शुरुआत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिले। अभी तक 10 अप्रैल तक लगभग 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, पर अभी तक भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी शॉर्टेज में आ रही है और दूसरी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वेस्टेज भी बहुत सारा हो रहा है और इसके अलावा लोगों के अंदर हेजिटेंसी भी है, तो सेंटर्स की भी कमी है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर राइटर मेन फोकस रखना चाह रहे हैं कि कैसे हम हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर करें, जिसको हम बोलेंगे वैक्सीन सप्लाई। दूसरी पीपल, दैट मीन्स जो वैक्सीन देने वाले एक्सपर्ट्स हैं या ट्रेंड वैक्सीनेटर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी। और तीसरा है प्लेस, वैक्सीनेशन सेंटर्स। तो बेसिकली हम वैक्सीनेशन के लिए देखें तो फर्स्ट जो अप्रोच है दैट इज़ प्रोडक्शन करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग करें हमारे यहाँ पर वैक्सीन। आज इंडिया ग्लोबल हब है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में एक लीडिंग वैक्सीन सप्लायर के तौर पे इंडिया इमर्ज होकर के आया है। तो हमारे यहाँ पर इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पर लोकली जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है उसकी अगर बात करें कोविड-19 की, तो लगभग 70 से 80 मिलियन डोसेज हर महीने तैयार होती है। तो ऐसे में हम अगर देखें तो इसी चीज़ को हम अगर कंटिन्यू करें और हमारी लोकल डिमांड्स को भी पूरा करें तो इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाता है कि जो आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन हो रहा है ना वैक्सीन्स, उनको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। पर हाँ, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इस चीज़ की इंटेंशन क्लियर भी कर दी है कि हम जो बाहर चल रहे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ इंडिया, जैसे यूके का नाम लिया था, यूएसए का नाम लिया था, या WHO की लिस्ट में जिन वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल चुका है वो, या फिर हमने देखा कि स्पुतनिक वी रशियन वैक्सीन कैंडिडेट, उसको भी अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वैक्सीन बास्केट में वैरायटी ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल होंगी तो उससे क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली फिर बाद में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो शॉर्टेज नहीं हो पाएगी वैक्सीन सप्लाई की अगर बात करें तो। इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सके और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी जब आप हमारे पास में अलग अलग वैरायटी के वैक्सीन्स की अवेलेबल होगी तो देखो ऑटोमेटिकली ही फिर ये जो प्रॉब्लम है शॉर्टेज वाली ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी है दैट इज़ सफिशिएंट ट्रेंड वैक्सीनेटर्स को हम डिप्लॉय करें। देखो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है जिसमें 2 साल तक के बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की बात की जाती है और साथ में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाने के लिए वैक्सीन दिए जाते हैं। पर हो क्या रहा है, ये चीज़ पहले से क्लियर थी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्रेंड वैक्सीनेटर्स हैं, इंजेक्शन लगाने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नंबर्स अगर कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो वो बहुत कम है। तो ऐसे में एडिक्वेट नॉलेज देना, स्किल प्रोवाइड करना, इससे क्या होगा कि एक सही तरीके से सेफ मैनर में, एफिशिएंट मैनर में वैक्सीन डिलीवर किया जा पाएगा। इससे क्या होगा कि जब
वैक्सीन डिलीवरी हो, देखो आपके पास में 100 रुपये हैं और उसको आपने अगर जुडिशियसली यूज़ किया है तो वो 100 रुपये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और उसी को अगर लापरवाही से खर्च कर दिया तो हो सकता है 10 रुपये के बराबर भी कोई आपकी हेल्प ना कर पाए वो 100 रुपये। तो ऐसे में जब वैक्सीन जितना प्रोडक्शन हो रहा है तो उस वैक्सीन को आप सही तरीके से अप्लाई करो। जैसे कि एक वाइल है, उसमें 10 डोसेज अगर आती हैं कि 10 जनों को वैक्सीनेट किया जा सकता है और किया जा पा रहा है 6 को, और जबकि एफिशिएंटली अगर काम किया जाए तो उसी वाइल से 11 जनों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। तो 5 डोसेज जो हैं वो लॉस में जा रही है कि नहीं। तो इसीलिए एफिशिएंट वैक्सीनेशन करवाने के लिए ट्रेंड वैक्सीनेटर्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो कोविन सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से काम करे। इसके अलावा प्रॉपरली उसको कोल्ड स्टोरेज चेन है वो प्रॉपर मेंटेन हो, हैंडलिंग अच्छे से हो वैक्सीन की, वेस्ट मैनेजमेंट हो कोविड-19 वैक्सीन का, तब जा कर के ये सारी कमियां हो। अच्छा, साथ में ये ट्रेंड वैक्सीनेटर्स का ये वैक्सीनेशन डिलीवरी के बाद में AEFI मॉनिटरिंग भी की जाए कि जो एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब कि एक बार वैक्सीन लगा दिया 30 मिनट तक जो पेशेंट है वो वहीं पे रहेगा वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो उसको मॉनिटर किया जाए कि कहीं गड़बड़ कोई एडवर्स इवेंट तो उसके नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आज आप देखोगे कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ के जो वैक्सीनेटर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ क्या होती है कि जब ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं ना तो वो कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई वैक्सीन लेने वैक्सीन सेंटर पे पहुंच गया तो वैक्सीन हेजिटेंसी रहती है, उनको डर लगता है कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तो ऐसे में उनको कन्विंस करना, इसके लिए आशा वर्कर्स हो गए या फिर महिला आरोग्य समितिज हो गई, इन्फॉर्मेशन लोगों में बांटना, एजुकेट करना, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स का डिप्लॉय करना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए प्राइवेट हेल्थ सिस्टम और गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम दोनों साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज कि वैक्सीन सेंटर्स की अवेलेबिलिटी एक तो एक्सेसिबल हो, और एक्सेसिबल किसके लिए? लोगों के लिए। जैसे कि मान लो आप देखते हो कि कोई भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट, तो वो ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि आसपास के गाँव के लोग जो इजीली अप्रोच कर पाए वहाँ पे। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करें, जितने भी आप वैक्सीन सेंटर डेवलप कर रहे हो वहाँ पर मॉनिटरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और साथ में अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो वहाँ पर इमीडिएटली एक्शन लेने का एक स्पेस हो या फिर रेडीनेस हो। इसमें क्या हो जाएगा कि वैक्सीन हेजिटेंसी भी खत्म होगी और लोगों की एक्सेसिबिलिटी भी इंश्योर होगी। तो आज वैक्सीन ड्राइव जो है वो फिर धीरे धीरे होते होते आज 10 करोड़ है, तो जल्दी ही फिर बाद में बहुत हद तक हम कवर कर पाएंगे। वैसे तो ये टारगेट है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे दिसंबर 2021 तक, पर वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, तब तक तो पता नहीं कितना ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के वैक्सीनेशन ड्राइव को एक्सेलरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहे हैं, दैट इज़ वैक्सीन इक्विटी, मतलब समान रूप से सभी को एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि पैसों के चक्कर में या फिर प्राइस के चक्कर में कोई वैक्सीन को एक्सेस ना कर पाए, ये बहुत नुकसानदेह हो पाएगा। और इसी चीज़ को, वैक्सीन इक्विटी को इंश्योर करने के लिए ही सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन ड्राइव है वो फ्री में अपनी तरफ से कंडक्ट करवा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी है इसमें, जिसमें 250 रुपीज़ में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन लेना चाहो तो इजीली ले सकते हो, अगर आपकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा है तो ऐसे में वैक्सीन इक्विटी, इससे क्या होगा कि जो भी आपने थ्रेशोल्ड एज रखी है, जो भी आपने मिनिमम एज रखी है, उस एज के ऊपर के सभी लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे कहीं कोई क्लास से बिलोंग करते हो, वो वैक्सीनेशन ले सकें। आज आप देखोगे ये जो स्प्रेड होता है ना वैक्सीन, ये कोविड-19 का, ये इसमें सबसे मेन जो काम है वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का है, जिनको खुद को नहीं पता होता कि वो बीमार हैं। तो देखो एक ज़रूरत क्या है, राइटर एक इनोवेटिव वे बता रहे, बोले कैफेटेरिया अप्रोच बनाने की ज़रूरत है। कैफेटेरिया में आप जाके बैठते हो ना, तो वहाँ पर आपको एक तरफ कॉफ़ी शॉप दिखेगी तो दूसरी तरफ आपको आइसक्रीम शॉप मिलेगी, तो इधर डोसा, इधर कुछ और। तो वहाँ पर जाकर के आपको जो ठीक लगे वहाँ पर जाकर के आप अपनी
प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर रशियन वैक्सीन है, यहाँ पर यूएस वैक्सीन है, यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड है, यहाँ पर कोवैक्सीन है। तो इनमें से जब पेशेंट यहाँ पर आए तो उसको जो ठीक लगे वो वैक्सीन ले ले, एक चॉइस यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो एक पब्लिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कैफेटेरिया मेथड के ऊपर आप चला सकते हो। बट देखो अभी फ़िलहाल तो वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन कैंडिडेट्स की वैरायटी भी 2 ही है हमारे पास में, तीसरी वैरायटी अभी स्पुतनिक वी को अलाउ करने की बात चल रही है, अलाउ कर दिया है रेगुलेटर ने। बट आने वाले दिनों में जब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तब तो ये कैफेटेरिया अप्रोच बना सकते हो। बट अभी क्या किया जाए, अभी तो हमें कहीं ना कहीं वैक्सीन इक्विटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है ही, जिससे क्या हो कि सस्ते में या फ्री में हम वैक्सीनेशन अवेलेबल कराएं। एक दूसरा, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की भी ज़रूरत है। आज गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, साइंटिस्ट या जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, मीडिया, सिटीजन, इनके बीच में एक कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी कोलैबोरेशन के बेसिस पे ये वैक्सीन ड्राइव जो हैं वो सक्सेसफुली काम कर पाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन जो हो गया है ना फिर से, तो देखो इसके लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें कंटिन्यूअस एम्फेसिस डालना पड़ेगा कि कैसे भी करके प्रॉपरली टेस्टिंग हो, ट्रैकिंग हो और उसके साथ में वैक्सीनेशन चलती रहे, तब जाकर के ये बीमारी से हम पीछा छुड़ा पाएंगे। नहीं तो ये बीमारी है, ये ऐसी है, छुपी हुई है, पता नहीं है किसके अंदर छुपी हुई है, और फिर फैलना फिर से स्टार्ट हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है रेवेन्यू अपटिक से रिलेटेड है। देखो प्रोविजनल एस्टिमेट अभी आए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना एस्टिमेट गवर्नमेंट ने लगाया था उसके कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रोस टैक्स कलेक्शन अगर देखें 2020-21 के साल में, जो कि कोविड-19 इफेक्टेड इम्पैक्ट वाला जो साल था, उसमें लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है जितना एस्टिमेट लगाया था, और टोटल कितना हुआ 20.16 लाख करोड़। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सरकार के पास में एक थोड़ा सा फिस्कल स्पेस क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा कि सरकार अब थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाएगी अपने एक्सपेंडिचर को, इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएगी। ठीक है, तो इसमें जो कंजर्वेटिव मेथड पे सरकार ने एस्टिमेट लगाए थे ना कि 2020-21 में लगभग 18 लाख करोड़ या 19 लाख करोड़ रुपए के लगभग टैक्स के तौर पे कलेक्ट होंगे, वो बढ़ करके 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हुआ है। तो ये फिस्कल स्पेस क्रिएट करेगा। आज आप देखोगे 2019-20 में हमारी इकोनॉमी को अगर देखें तो नॉमिनल जीडीपी, मतलब 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 का जो डेटा है वो कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दिया लगभग 3.8% से। उसके बावजूद सेंटर के पास में टैक्स कलेक्शन राइज हुआ है। तो इसके पीछे क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो है फ्यूल पे जो टैक्स लगा है ना वो, क्योंकि जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से स्टार्ट हुई है, ऐसे में क्या हो गया, सरकार ने जो अपने टैक्सेस थे वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं किए, और उसके चलते क्या हो गया, सरकार के पास में कलेक्शन बहुत हुआ। जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा खासा हुआ अब की बार में, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट कलेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस में उसमें थोड़ा सा इनकम टैक्स है वो तो फिर भी क्रॉल करता हुआ दिखाई दिया, दैट मीन्स थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। बट कॉर्पोरेट टैक्स तो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं सरकार के पास में, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी की बात करो, चाहे जीएसटी की बात करो। क्योंकि आज आप देखोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन पर सेस जो लगता है या फिर जो टैक्स रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रखी हैं। इसके चलते आप देखोगे सरकारों पे दबाव भी बनाया जा रहा है, जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके द्वारा भी, कि भाई आप टैक्स कम करो ना, लोगों को परेशानी हो रही है, हमारे प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ ये कंपनियां भी अपनी तरफ से डिमांड कर रही हैं। ठीक है, तो देखो अपनी तरफ से अब यही है बात कि जितना एक्सपेक्टेड टैक्स कलेक्शन था उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो जाना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक फिस्कल स्पेस देगा, क्योंकि सरकार अब पैसा थोड़ा और खर्च कर पाएगी। और दूसरी तरफ सेंटर का रेवेन्यू कलेक्शन अगर करंट फिस्कल ईयर में बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही होने के चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिव मेथड अपनाया है अपनी बजटिंग के टाइम पे। तो अब देखते हैं कि अभी जो फिर से सर्ज देखने को मिला है इन्फेक्शन में, उसका क्या असर रहता है। रही सही में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, तो देखो अभी इतना ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक तरीके से मोबिलिटी पे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कुछ भी लगाम लगाने की कोशिश की नहीं गई है, क्योंकि हमें पता है ना कि पिछली बार हमने देखा था कि लॉकडाउन का क्या असर रहा। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, अभी तक तो लगाम थोड़ी सी कमज़ोर ही है। तो बट अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, अनिश्चितता का दौर अभी भी बना हुआ है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। क्योंकि अभी इस जैसे ही सेकेंड वेव आई है ना ये कोविड-19 के आउटब्रेक की, तो लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं
वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि फिजिकल स्पेस तो है, बट आने वाले टाइम पे अब क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। तो एक तो हो गया कि फिजिकल स्पेस है, आप ग्रेटर सपोर्ट दो इकोनॉमी को, सरकार के लिए बोला जा रहा है। दूसरा, वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज़्यादा स्पीड अप करो, इफेक्टिव बनाओ, एफिशिएंट बनाओ, ठीक है, जिसका हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिटेल देख ही ली। तो ऐसे करके आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।